नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। वो क्वेश्चंस जो आपके पीवाईक्यू बेस्ड हैं या फिर एमसीक्यू बेस्ड हैं या फिर बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इवन हम यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना, कल के क्लास में मैंने आपको त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड बेसिक फाउंडेशन आपका तैयार करा था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई थी और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी बताए थे। आई होप जिनकी आपने प्रैक्टिस करी होगी। और उसी के रिगार्डिंग में नेक्स्ट टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। और इस चैप्टर से आपके मिनिमम से मिनिमम 4 से लेकर के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए? ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है ना, तो कितने मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं आपको? 4 या फिर 6 मार्क्स यहाँ से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पर चैप्टर की बात करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है जिस पर हम लोग यहाँ पर सेपरेट बात करने वाले हैं। और आप सभी के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव यही है कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको सारे वीडियोस के सारे लेक्चर्स की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, जिससे आप बाद में कभी भी वहाँ के क्वेश्चंस नोट कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज मैं वहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी वहाँ पर डालता हूँ जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है SS लाइफ टाइम और आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे इस चैनल पर 1000 से ज़्यादा लोगों ने सदस्यता ले रखी है। आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही मतलब एक ऐसा है जहाँ पर लोगों का अहम योगदान है, उनका अपना विश्वास है जिस बेस पर इसकी नींव रखी गई है। ठीक है जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब आपको ये पता होंगे देन तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाइक एज अ काइट है। ठीक है, वो हवा में तैर रही है या फिर कोई बच्चा जो है उस पतंग को उड़ा रहा है। ठीक है ना जी, तो अब सेकेंड पर्सन मान लेते हैं वो आप हैं। वो सेकेंड पर्सन कौन होगा? मान लेते हैं वो आप हैं, ये रहे आप भाई साहब, और आप इस काइट को यानी कि इस पतंग को उड़ते हुए देख रहे हैं। क्लियर है? ये जो आपकी आंखें वो आप एक तरीके से स्लैंट लाइन में देख रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे जी भैया, लेकिन वहीं से अगर आपकी आंखों से लेकर के एक हॉरिजेंटल लाइन खींची जाए तो वो कुछ ऐसे निकलेगी और आप ये ऐसे देख रहे थे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। कहानी क्लियर है? समझ में नहीं आए फिर से देखना। मान लेते हैं कोई एक काइट ये यहाँ पर हवा में तैर रही है कुछ ऐसे। ठीक है, ये काइट है और जिससे आप देख रहे हो। जब आप देखोगे तो आपकी आंखें स्लैंट साइड में देखेंगी, यानी कि आकाश की तरफ जब आप देखोगे तो आपकी आंखें स्लैंट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आगे ऊपर देख रही होंगी। तो सो दैट जब आप उन आँखों से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो जब भी बोला जाए एंगल ऑफ एलिवेशन तो वो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है कि नहीं? अगर आप इसका नाम देना चाहें तो वही हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे जी भैया यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अब ये भी समझ लीजिए। अब मान लेते हैं आप अपने घर की छत पे खड़े हुए हैं। कहाँ पे? आप घर के छत पे खड़े हुए हैं और अब आप नीचे की तरफ देख रहे हो, यानी कि ज़मीन की तरफ देख रहे हो। रास्ते में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कभी कभी देखते हैं ना, ऐसे छत पे गए, मन नहीं लग रहा है, टहल रहे हैं, ठीक है, फ़ोन चला रहे हैं। लेकिन जब हम छत से नीचे की तरफ देखते हैं, रोड की तरफ देखते हैं, तो मान लेते हैं कोई ये ऑब्जेक्ट है या कोई एक पर्सन जा रहा है, या फिर मान लेते हैं कोई एक बॉल पड़ी है, तो आप उसे कुछ इस तरीके से देखते हो ना। तो जब आप देखोगे तो आपकी नज़रें ज़मीन की तरफ होंगी, यानी कि बिल्कुल सरफेस की तरफ होंगी। वो सरफेस यानी कि आपका बेस होगा और वो भी आप कैसे देख रहे होगे? स्लैंट देख रहे होगे। और वहीं आपकी आंखों से एक अगर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल निकल के आएगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है कि नहीं? ये याद रखना। ये क्या है? हमारा हाउस है। ठीक है, ये बिल्डिंग है जहाँ पर आप ये कुछ इस पे खड़े हुए हैं, यानी कि रूफ यानी कि छत पे आप खड़े हुए हैं। तो
तो ये आप जब हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे और आप तो ऐसे स्लैंट लाइन में नीचे की तरफ देख ही रहे हो, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर, याद रहेगा? आप कहोगे जी भैया बिल्कुल याद रहेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? तो वो कुछ इस फॉर्म में बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे तो वो किस फॉर्मेट में बनता है? वो कुछ इस फॉर्मेट में बनता है। क्लियर है, याद रहेगा? आप कहोगे जी भैया याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब जब आपने ये दो चीज़ें समझ ली तो अब हम अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं? ये सब चीज़ें आपको पता है? नहीं पता है तो फिर से नोट डाउन करना। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो रेशियो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो यहाँ पर मैंने पहले से ही पीपीटी में इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, अब आपने पढ़ रखा है कि जो फंक्शंस होते हैं अगर आप उनका रेशियो निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा राइट एंगल के लिए अप्लाई होता है। अब राइट एंगल में क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? आपको जी भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके अलावा हाइपोटेनियस आपका होता है, कुछ इस फॉर्मेट में बनता है कि नहीं? तो यहाँ पर ये हमारे पास राइट एंगल हो गया। ठीक है, अगर आप इसका नाम देना चाहें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है? बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब इन तीनों में जो रिलेशन निकल के आता है वो ऐसा कुछ होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में एच, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, उसके अलावा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। इसका अपोजिट, जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है, तो उसका अपोजिट करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी या फिर ये रेशियो अगर या फिर ये टेबल आपको आपके जहन में बैठ जाती है तो अब आप आगे के क्वेश्चंस भी कर लोगे। ठीक है, एक तो ये टेबल और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये चीज़ें क्लियर है देन इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में होने वाले। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन पहला बोला गया है, क्या आपको समझ में आ रहा है? डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कहाँ गया भाई मार्कर हमारा अपना? ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अ टावर स्टैंड वर्टिकली। यहाँ पर ये एक टावर है, ठीक है, जो कि एक इमेज के थ्रू दिखाया जा रहा है और ये किस फॉर्म में है? ये वर्टिकली फॉर्म में है, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं? ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये रहा हमारे पास ग्राउंड, ये सब क्या है? सरफेस है, यानी कि ग्राउंड पर ये एक हमारे पास क्या है? एक टावर लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम एक पॉइंट से और उस टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी? 15 मीटर अवे, यानी कि ये 15 मीटर की डिस्टेंस है इतनी। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस कितनी? 15 मीटर। अच्छा जी, उसके बाद फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? ये बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, उसके अलावा आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट। हाइट किसकी? यानी कि टावर की ये हाइट आपको निकालनी है। क्लियर है जी? आपको ये जी भैया बिल्कुल क्लियर है, इतना आसानी क्वेश्चन है। अब समझना हाइट कैसे निकलेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ रेशियो बताए थे। रेशियो में देखो क्या निकालना है? हाइट निकालना है। जो दिया गया है और जो निकालना है उसी को पहले देखना है। ठीक है, यानी कि जो दिया गया है वो क्या है? बेस दिया गया है। क्या दिया गया है? बेस दिया गया है। और जो निकालना है वो क्या है? परपेंडिकुलर। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो किसका होता है भाई? देख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो किसका होता है? टैन थीटा का होता है कि नहीं? यानी कि यहाँ पर टैन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, जो चीज़ निकालनी और जो चीज़ दिया गया उन दोनों के बीच का रेशियो वाला यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब टैन थीटा यानी कि थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री, तो 60 रखते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि एच हमें निकालना है तो एच रखते हैं, और बेस हमारे पास कितना है? 15 है। यहाँ तक कहानी क्लियर? आप कहोगे जी भैया। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? कौन बताएगा? तो आप लोगों को याद होगा tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, इक्वल में क्या है? h है और डिवाइड में क्या है? 15। अब देखो डिवाइड में कितना है हमारे पास? 15। इधर ये डिवाइड करा है तो LHS में शिफ्ट होगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3
इज़ इक्वल टू एच, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, बट डिपेंड करता है कि क्या आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, क्या आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनके रेशियो पता है। अगर ये दो चीज़ें क्लियर होंगी देन ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन 4 से 6 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, बोर्ड ओरिएंटेड है भाई। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल मैं इसलिए भी कराता हूँ क्योंकि बार बार एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पर 5th वाला देख सकते हो आप। ठीक है, पहले समझते हैं। ठीक है, बोला गया द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्रुप इज, ठीक है, क्या लिखा है, राउंड टू बी फाउंड टू बी लिखा है, सॉरी, फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके आगे क्या बोला गया, व्हेन द सन्स द एल्टीट्यूड 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब आप सूरज की किरणें होती, सनलाइट होती, जब आप सुबह के टाइम देखते हो और अगर उसकी सनलाइट में आप खड़े होते हो, तो आप जैसे मान लेते हैं ये खड़े हो। ठीक है, आप ये खड़े हो और सनलाइट इधर से पड़ रही है, तो आपकी छाया इधर जब बनती है तो वो कुछ बड़ी बनती है। ठीक है, आपसे काफ़ी बड़ी बनती है। और अगर सनलाइट आपके सूरज जो है वो आपके ठीक बॉडी की वर्टिकली ऊपर है, तो देन आपकी जो शैडो होती है वो बहुत ही स्मॉल साइज बनती है। ये आपने साइंस में पढ़ रखा होगा, पढ़ा है ना आपने? हाँ, आपने पढ़ा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। कहा गया है कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक टावर है, ठीक है, जिसकी सनलाइट जब पड़ रही है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसकी सनलाइट कितने पड़, देखो ओवरऑल वो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा हम डायग्राम की तरफ चलते हैं और वहीं से समझने का प्रयास करते हैं। ये डायग्राम रहा और आपसे पूछा गया है कि हाइट निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब ऐसे केस में हाइट कैसे निकलेगी, तो इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है, क्योंकि पहली बात आपके पास क्या दिया गया है, बेस दिया गया है इतना। ठीक है, वो बेस कितना है आपके पास, 40 मीटर, और ये नहीं दिया गया है, इसको x मान लेते हैं BC की वैल्यू, और आपके पास हाइट पूछा गया है, ये निकालना है। तो जो निकालना है और जो दिया गया है वो क्या है, वो ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये बेस दे दिया गया। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में होता है, tan थीटा में होता है। आप कहोगे जी भैया इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, P/B, यही होता है ना, आप कहोगे जी भैया। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, तो मतलब यही फार्मूला तो अप्लाई होना है। क्लियर है? तो पहले किस ट्राइंगल में देखेंगे, तो ध्यान से देखना, पहले हम लोग ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे, ABD में। किस में, ABD में। ठीक है, तो लिखेंगे ABD में, किस में, ABD। अब इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू P यानी कि H/B यानी कि 40 + x। ठीक है, तो पूरा ये बेस 40 + x हो जाएगा ना, ये इतना ही तो 40 था, ये तो पूरा करेंगे 40 + x हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 1 आएगा, तो 1 के साथ 40 + x की मल्टीप्लाई, तो 40 + x डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं? सेकेंड में हम इस ट्राइंगल में देखेंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल कौन सा है, यहाँ पर है OBA। ठीक है, या फिर ABO में। अब यहाँ पर भी क्या निकालना है, हमारे पास x दिया गया है और परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फार्मूला क्या अप्लाई होगा, अप्लाई होगा tan 60। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू h यानी कि P/H, उसको लिखेंगे डिवाइड बाई x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 और x की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x√3 इज इक्वल टू h। यहाँ तक कहानी क्लियर, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दे दी गया। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि जहाँ पर h है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x√3 लिख सकते हैं। आप होगे जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यही चीज़ आगे देखना। ठीक है, यहाँ पर देखो डिटेल में लिखा गया वही चीज़। अब यहाँ पर वही चीज़ कैसे मेंशन करी गई, हमारे पास क्या था 40, ठीक है, प्लस x डिवाइड बाई क्या था हमारे पास, √3 था, और इक्वल में h था, और h की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, x√3 निकाली थी। आप कहोगे जी भैया यही निकाली थी। अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे देखो √3 डिवाइड करा है तो इधर मल्टीप्लाई, तो 40 + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x√3 मल्टीप्लाई √3 ऐसे लिखोगे कि नहीं, क्योंकि ये डिवाइड करा था। अब √3 क्या होता है, 3 हो जाएगा, तो 40 + x इज इक्वल टू 3 और x की मल्टीप्लाई, तो ये 3x हो जाएगा। क्लियर? अब ये 40 बचेगा, इक्वल में ये 3x, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, ये 40। ठीक है, और इक्वल में हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2x। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, अगले स्टेप में क्या करेगा, डिवाइड,
तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिलेगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और चूंकि हमसे पूछा क्या गया था, हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए हमारे पास क्या निकल के आया था, h इज इक्वल टू यहाँ पे निकल के आया था x√3, ये निकल के आया था ना, और हमसे हाइट पूछी जा रही थी। तो हाइट हमारे पास कैसे निकलेगी, x की वैल्यू 20 जो है वो यहाँ पे रखेंगे, h इज इक्वल टू x की यहाँ पे 20 और ये √3 है, तो ये हम √3 लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया ना। ठीक इसी पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। ठीक है, PYQ है प्लस वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन भी अच्छा है और काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और इसका डायग्राम भी ये 9.11 में दे दिया गया है, यानी कि ये आपके पास डायग्राम भी है। अब अच्छा जी, इसमें करना क्या है, अब इसमें आपको निकालना है फाइंड द हाइट, यानी कि ये ए बी आपको निकालना है। हमेशा याद रखना है जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे ये देखो कि एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो यहाँ से पता चल गया एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बात खत्म। दूसरा क्या क्या दिया गया, यहाँ पर ये 20 मीटर क्या दिया गया, हमारे पास हाइपोटेनियस दिया गया, और निकालना क्या है, ये एच निकालना है। एच क्या है, लाइक ऐसा परपेंडिकुलर है, यानी कि पी और एच वाला रेशियो अप्लाई होगा, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है और हमारे पास हाइपोटेनियस दे दिया गया है। तो मतलब किस में देखेंगे, देखो एच और पी का रेशियो किस में होता है भाई, ये होता है साइन थीटा में। तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच होता है, आप कहोगे जी भैया, तो यानी कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। क्लियर है जी, आप कहोगे ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी, यानी कि एच अपॉन में एच क्या है हमारे पास 20। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है कि नहीं, आप कहोगे जी भैया। अब ये 20 डिवाइड करा है तो इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और इक्वल में एच बचेगा। अगले स्टेप में ये 2 से 10 को डिवाइड करोगे 20 को तो 10 आ जाएगा, यानी कि एच इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा कि नहीं, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आया, ये तो हमारा पहला वाला था। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, हमारा पहला वाला। क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया, अ ट्री breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it the distance between the foot of the tree to the point when the top touch the ground 8 मीटर find the height of the tree। अब आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, अच्छा कोई एक पेड़ है मान लेते हैं और हवा काफ़ी तेज़ से जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, हवा चलती है तो वो पेड़ टूट जाता है, जैसा कि सामान्यतः आप देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जहाँ से वो पेड़ का जो टॉप एरिया था वो ज़मीन को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है उसको, तो वो जो जहाँ से टच कर रहा है और जहाँ से बेस है उसका वो कितना डिस्टेंस है हमारे पास 8 मीटर। और इसके अलावा आपको पेड़ जो है, जो ट्री है उसकी कंप्लीट हाइट आपसे पूछी गई है, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब आपको कि भैया ये कैसे पता चला कि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मैक्सिमम टाइम्स एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, समझने का प्रयास करना। ठीक है जी, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल समझ लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास पेड़ कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा, कुछ इस फॉर्म में पेड़ होगा हमारे पास। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, पेड़ है। ठीक है, और आंधी आने की वजह से या फिर जो हवा चलती है उसकी वजह से मान लेते हैं ये पेड़ टूट गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कुछ डायग्राम के थ्रू। मान लेते हैं ये वर्टिकली हमारे पास क्या है, एक पेड़ था। क्लियर है जी, आपको जी भैया यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अच्छा, उसके अलावा मान लेते हैं जब हवा चलेगी, मान लेते हैं इधर से ये हवा चल रही है। ठीक है, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है तो इस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर के चलते ये पेड़ टूटेगा। अब आप कहोगे क्या ज़मीन से थोड़ी टूटेगा, मान लेते वो यहाँ कहीं से टूटेगा। ये पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से ये इतना एरिया जो है मान लेते वो टूट जाता है, और जो टूटेगा वो एरिया कुछ इस तरीके से ग्राउंड को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया। और ये क्या है, ज़मीन है, यानी कि सरफेस है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। जहाँ से ये पेड़ कुछ इस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे पेड़ है और ये
कुछ इस तरीके से, ये इसकी रूट्स हैं, जड़ें है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ। तो ये क्या करेगा, ज़मीन को टच करने लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, चूँकि आपको पता है ये एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो कितने डिग्री का था यहाँ पे देख लेते भाई, 30 डिग्री का था, कितने डिग्री का था, हाँ 30 डिग्री का था, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और बोला गया जहाँ पे ये टच कर रहा है और ये जो बेस है, ये डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। और आपसे हाइट पूछी गई है, क्या पूछी गई है, हाइट। अच्छा जी, अगर आप ये चीज़ देखो, ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करना। अगर ये देखोगे तो ये कंप्लीट हाइट होगी, जिसे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इतनी हाइट है वो स्मॉल एच होगी। क्योंकि आपसे पेड़ की कंप्लीट हाइट पूछी गई, तो इसका मतलब क्या, ये इतना प्लेस जो टूट गया है वो इतना एरिया भी तो होगा। क्योंकि वो टूटा वाला एरिया कितना है, ये हाइपोटेनियस ऐसा है, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। यानी कि जो कंप्लीट एच निकल के आएगा वो कैसे निकलेगा, एक्स प्लस स्मॉल एच, तब आपके पास हाइट निकलेगी और आपको यही कैपिटल एच निकालना है। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा, अब जो दिया गया है और जो निकालना है उस बेस पर हमें देखना है। क्योंकि एक्स और एच दोनों निकालना है, तभी हमारे पास ये हाइट निकल के आएगी। क्योंकि अगर हम बेसिक सी बात करें तो यहाँ पर ये बेस में 8 मीटर दे दिया गया और ये परपेंडिकुलर में एच दिया गया, इन दोनों यानी कि परपेंडिकुलर और हमारे पास बेस दिया गया है। तो ये किस में देखेंगे, ये रेशियो किसका होता है, टेन थीटा का होता है। यानी कि हम लोग टेन थीटा वाला पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा यानी कि टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एच है हमारे पास, अपॉन में बेस कितना है 8 मीटर, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3। अब 1 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेगा तो 8 1 8 डिवाइड बाई √3 था और इक्वल में एच, ठीक है। तो स्मॉल एच की तो वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। सेकंड काम क्या करेंगे, अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास देखो आप चाहो तो हाइपोटेनस और बेस में देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग हाइपोटेनस और बेस में ही देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर आप हाइपोटेनस तो आ गया हमारे पास, कितना आया है, सॉरी हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर 8 अपॉन में √3 आया है, ठीक है। 8 अपॉन में √3 ये आ गया। अब आप चाहो तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में देख लो, तो वो किस में होता है, वो होता है साइन थीटा में। तो आप लिखोगे साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन में √3 और डिवाइड बाय हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, एक्स है, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 एक्स इज इक्वल टू 1/2 8 2 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई √3। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, क्योंकि कैपिटल एच चाहिए तो उसके लिए होगा क्या, उसके लिए आपको सिंपल सा कैपिटल एच इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, एक्स प्लस एच लिखना होगा। एक्स की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन में √3 और ये एच है स्मॉल एच 8 अपॉन में √3। डिनोमिनेटर इक्वल है तो 16 और 8 24 हो जाएगा, डिवाइड बाई √3। अब आपको पता है 24 को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 8 × 3 लिख सकते हो और डिवाइड बाई √3 है। और आपको पता है √3 क्या होता है, 3 होता है। तो ये 8 मल्टीप्लाई से √3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखोगे इनडायरेक्ट तो वो 3 होगा ना। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो √3 से √3 कैंसिल, तो 8√3 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बेहद इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सो दैट आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और PDF तो आपको मिल ही जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना SS लाइफ टाइम, ठीक है। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30, फाइंड द हाइट ऑन द टावर, ठीक है। ऑफ द टावर की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, एक टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो वो हम 30 डिग्री मान लेते हैं। और हमारे पास क्या दिया गया है इसके अलावा, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी कि इसके फुट से ये कितने डिस्टेंस पे है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे। और हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, यानी कि ये एच निकालना है। क्लियर है जी आपको, कि बिल्कुल भैया क्लियर है। तो इसका नाम दे देते हैं A B और C। चूँकि निकालना है हमें परपेंडिकुलर है तो उसको P लिख लेते हैं। और दिया क्या गया, बेस दिया गया। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में होता है, आपको पता है किस में होता है जी। तो आप ये फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में क्या होता है, B होता है, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू
पी हमारे पास क्या है एच और बेस क्या है 30, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और इक्वल में हो जाएगा हमारे पास h अपॉन में 30, ठीक है। आगे क्या होगा 30 और 1 की मल्टीप्लाई तो 30 हो जाएगा अपॉन में √3 इज इक्वल टू h। अब 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हो कि नहीं, आप कहोगे जी भैया, और इक्वल में ये h चल रहा है, ठीक है, देखे रहना। 10 मल्टीप्लाई देखो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिखें तो क्या कोई प्रॉब्लम है, आप कहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इनडायरेक्टली होगा तो वही। अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा 10 और √3, तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा h आ जाएगा, क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था, h फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो 10√3 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है जी। इसके अलावा जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है अप्रॉक्स 10 या 12 ही क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई कर लेना है, और अगर कोई भी डाउट आता है देन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जिनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी। ये 12 वाला 13 वाला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल भी आप इनको मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर समरी में आपको यही चीज़ बतानी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो किस फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो ये देखना, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जैसे लाइक एज अ काइट, ठीक है, ये क्या है, लाइक एज अ काइट है जो हवा में तैर रही है, ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हो तो आप इसको कुछ इस फॉर्म में देखोगे, ठीक है ना, आप इस फॉर्म में देखोगे और आप इस तरीके से खड़े हो, ठीक है, तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो मान लेते हैं आप किसी छत पे खड़े हो, अपने घर की छत पे खड़े हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये, ठीक है, और आप कुछ ऐसे नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो ये वर्टिकली लाइन जाएगी, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो एंगल बनता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा, ठीक है, और ये भी आपके पास एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री ही होगा। आया समझ में, तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, आया समझ में। बाकी चीज़ें इसके अलावा कुछ थी नहीं, रेशियो जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यहाँ पर कुछ रेशियो मैंने लिखाए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तो चीज़ें मैंने क्लियर कर ही दी हैं, और कुछ मैंने क्वेश्चन भी करा दिए, इवन 4 या 5 क्वेश्चन कराएं। बाकी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने, और जितने भी क्वेश्चन कराएं आपको उनकी प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड या फिर वहाँ पर प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको जितना बताया उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ये उम्मीद करते हैं, अगर आप अभी से चीज़ों को धीरे धीरे सीखते चलते हैं। और आपको पता है इस सीरीज़ के जो मेन डोमेन है वो यही है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस वन शॉट में, और फार्मूले कंसेप्ट और बेसिक फाउंडेशन तो मजबूत कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम, थैंक यू सो मच।